अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया डॉक्टर मेहदी साहब आपका कि इतने अच्छे मौक़े आपने हमको फ़राहम किए। बच्चों से मुलाकात हुई, जुमे में भी आपने मुलाकात तमाम लोगों से कराई और आज पेरेंट्स से मुलाकात करने का मौका हासिल हो रहा है। देखिए, अल्लाह के जो भी की खुसूसियात है उसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने लोगों को और अपने पैगंबर को, अइम्मा हज़रात को एक वसीला बनाया। अल्लाह रहीम व करीम है, उसकी रहमत और करामत का एहसास कैसे हो लोगों तक, उसके लिए वालिदैन को दुनिया में खल्क़ किया। आपकी शफ़क़त ही बता पाएगी कि अल्लाह कितना बड़ा शफ़ीक़ है। जो करम आप अपने बच्चों पे करते हैं उससे पता चलता है कि अल्लाह कितना करीम है। देखिए, जिन लोगों को औलादें नहीं होती हैं, ज़रा उनकी तरफ आप निगाह ले जाएं कि कितने पैसे वो खर्च करते हैं, कितने मेडिकल साइंसेस का कहाँ कहाँ सहारा लेते हैं, कितने धक्के खाते हैं ज़िंदगी में। लेकिन आप वो खुशनसीब हज़रात हैं जिसको अल्लाह ने औलाद दी है। तो जितनी बड़ी नेमत होती है उसको संभालने का ज़िम्मा भी उतना ही बड़ा होता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत औलाद है, तो उसे संभालने का ज़िम्मा भी एक लोहे को और एक हीरे को संभालने का ज़िम्मा एक जैसा नहीं होगा। तो जितनी बेशकीमती शय होती है उसको संभालने की ज़िम्मेदारी उतनी बड़ी होती है। बच्चे हैं, इनको संभालना है, ये आपके सरमाया नहीं, कौम के भी सरमाया है। और ऐसी कोशिश करनी है कि ऐसे बने कि इमाम देख के इनको खुश हों, जिसकी हम दुआ भी करते हैं। पेरेंटल नर्चरिंग अपने आप में एक बहुत अहम चीज़ है। बच्चों के साथ खड़ा होना, उनको मोटिवेट करना, साइकोलॉजिकली उनको पॉजिटिव करना, इससे चीज़ें बहुत बदलती हैं। कभी भी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा जुमला आप ना बोलें जिससे कि आपके बच्चे को कभी ये एहसास हो कि उसके अंदर आप भरोसा नहीं करते। जिस दिन उसको ये फील हो जाएगा कि आप उसकी लियाकत, उसके पोटेंशियल पे भरोसा, एतमाद नहीं करते, बिलीव मी, किसी स्कूल में पढ़ा लें, कुछ कर लें, बच्चा तरक्की के रास्ते पे नहीं पहुंच पाएगा। कभी उसके आँख में आँख डाल के झाँक के देखने की कोशिश करें। जो शफ़क़त लफ्ज़ दिया गया है उस शफ़क़त को उसके साथ ज़रूर ले आएँ। टाइम दें आप, जब वो पढ़े उसके साथ बैठें, उसके बगल में प्यार से एक गिलास पानी ला के उसको देने की कोशिश करें। जब वो किताब बंद करे तो हौसला अफजाई करें आप। ये सब चीज़ें उसको एक्टिवेट, मोटिवेट करेंगी काम करने के लिए। स्कूल के पीटीएम को मिस मत कीजिए कभी भी, ज़रूर जाया कीजिए पीटीएम में, टीचर से मिलिए, पता कीजिए बच्चा किस सब्जेक्ट में लैग कर रहा है, क्यों लैग कर रहा है। अपने बच्चे को आके घर पे एकदम बैठ के प्यार से, डांटना नहीं है, प्यार से उसकी जिम्मेदारियों का उसको एहसास कराना है, बताना है कि कैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है, तुम कहाँ लैग कर रहे हो, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या परेशानियां हैं। इतनी अच्छी जहन के साथ आज की जनरेशन, आप महसूस करें जब आप अपने बच्चों के एज में होंगे तो आपकी नॉलेज और आपके बच्चे के नॉलेज में बहुत बड़ा फ़र्क है। जितना इंटेलिजेंट आपका बच्चा इस एज में है, उस एज में आप उतने इंटेलिजेंट नहीं थे। तो इस एनर्जी को संभालने का जिम्मा भी आपको है। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि आज की जनरेशन को अल्लाह उसके दिमाग में एक्स्ट्रा चिप डाल के पैदा कर रहा है। प्रोग्रामिंग करने की आपको ज़रूरत है, और ऐसे प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है कि बच्चा उसको समझे, प्यार से चीज़ें रखी जाएँ उसके सामने, डांट से काम ना लिया जाए, उसको एहसास दिलाया जाए, उसके साथ खड़ा हुआ जाए। जो मैंने पीटीएम का अर्ज़ किया है, पीटीएम हमेशा अटेंड करें। टीचर से क्लास में बच्चा कहाँ लैग कर रहा है उसके बारे में पूछें, ख़ास तौर से मैथ और साइंस की तरफ। जो छोटे बच्चे हैं उनके मैथ और साइंस की तरफ आप ज़रूर राग़िब रहें। एज ए मदर कभी ये ना सोचें, एज ए फादर कभी आप ये ना सोचें कि अगर मैंने मेडिकल, मैंने इंजीनियरिंग, मैं अगर कोई लॉ का एडवोकेट, प्रोफेसर, लेक्चरर नहीं हूँ तो मेरा बच्चा ऐसा नहीं बन सकता है। ऐसी बहुत सारी माएँ हैं जिनको ABC इंग्लिश की पता नहीं है, हिंदी का क ख नहीं पता है, उनके बच्चे भी IAS ऑफिसर बनते हैं। मैं एक कहानी पढ़ रहा था, बिहार से एक बच्चा IAS ऑफिसर में 13th रैंक लाया,
उसका फादर रिक्शा चलाया करता था और माँ एक गृहस्थी करने वाली जिसने आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखा था। पूछा गया कि आपने अपने बच्चे के पढ़ने में कैसे मदद किया, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों ने ड्यूटी बांध ली थी अपनी। बच्चा मेरा 2 बजे रात तक पढ़ता था, 11 बजे रात तक मेरा हस्बैंड जग के उसके पास बैठता था और 11 बजे रात के बाद मैं बैठती थी। किताब उसने पढ़ा नहीं, बैठ के हौसला अफजाई किया। आप अपने बच्चों को छोटी एज में अकेला ना छोड़ें। मोबाइल अपने आप में इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन का ज़रिया है, आपको एहसास भी नहीं होगा और आपका बच्चा बहक के उस रास्ते पे पहुंच जाएगा। जब ऐसे रास्ते पे बहक के पहुंच जाएगा तो उसको वापस लाने में आपको फिर से एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो पहले से आपको निगाह लगा के रखनी है कि बच्चा गलत ट्रैक पे कहीं नहीं जाए, उसकी सेहत का ख़ास ध्यान रखिए। देखिए, मैं 1998 की एक बात आपको, दिल्ली की आपको बता रहा हूँ। थोड़ा एक टफ एग्जाम्पल आपको दूंगा, मैथ के बारे में बताऊंगा लेकिन आप समझ पाएंगे। मैं क्लास ले रहा था और आप ये बताएं कि अगर कोई चैप्टर में 11th क्लास या 12th क्लास के मैथ का कोई चैप्टर पढ़ा रहा होऊंगा और कोई लेडी अगर आके मुझसे क्लास के बाद ये पूछे कि ये वाला चैप्टर आपने हमारे बच्चे को पढ़ाया या नहीं पढ़ाया या कितने दिन में पढ़ाने वाले हैं, तो आप बताएं एज ए टीचर मेरी क्या क्यूरियोसिटी होगी। तो 1998 की बात बता रहा हूँ, मैं क्लास लेके निकला, एक लेडी आई और लेडी ने आके हमसे पूछा, मैथ का एक चैप्टर है, कहा कि आपने ये चैप्टर पढ़ा दिया। तो मुझे सरप्राइज़ हुआ कि ये लेडीज़ को कैसे पता है कि 12th के मैथ के चैप्टर में ये वाली चीज़ें आती हैं। मैंने क्लास के बाद कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उसको बिठाया और बिठाने के बाद मेरा पहला सवाल था कि आप बताएं कि आप किस स्कूल या किस कॉलेज में लेक्चरर या टीचर हैं। बड़ा सरप्राइजिंग उस लेडी ने आंसर दिया। उसने कहा कि मैं कहीं टीचर नहीं हूँ, ना कहीं लेक्चरर हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए, देखिए 12वीं क्लास के मैथ का चैप्टर। फिर मैंने पूछा कि बुरा ना माने, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने किस क्लास तक पढ़ा है। उसका वो आंसर आज भी 1998 और अभी भी जब मैं बोलता हूँ मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। उस लेडी ने कहा कि मैं 6ठी क्लास पास हूँ। तो मैंने कहा कि ये 12वीं के चैप्टर के बारे में आपको कहाँ से पता है? 6ठी क्लास पास। अब देखें यहाँ से कैसे चीज़ें बदलती हैं। उसने कहा कि जब मेरा बच्चा जब बड़ा होने लगा, 9th क्लास 8th क्लास में पहुँचा, मैंने इसकी ख्वाहिश देखी, इसको इंजीनियर बनना था। मैंने आसपास में पता करना शुरू किया कि इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा होता है। आप भी पता करते हो, ये मर्ज़ है कौन सा डॉक्टर अच्छा है, ये कपड़ा लेना है कौन सी दुकान अच्छी है, आप भी चीज़ें पता करती हैं। उसने पता किया कौन सा सबसे अच्छा इंजीनियरिंग का कॉलेज है। लोगों ने बताया IIT। उसने पता नहीं जाके किताब की दुकान पे पूछा, IIT के एग्ज़ाम के लिए जो किताब आती है वो किताब मुझे एक चाहिए मैथ्स की। उसने मैथ्स की किताब ली और 15 साल में देखा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। जब बच्चा 9th में था तो उसने एक डायरी बनाया कि जब मेरा बच्चा 11 में पहुंचेगा तो मुझे इस दिन अपने बच्चे को कितना पढ़ने के लिए कहना है, इस दिन कितना कहना है। हर महीने की, हर हफ्ते की, हर दिन की उसने डायरी तैयार किया। 9th में जब बच्चा था, 11th में जब वो बच्चा आया तो डायरी खोल के उसी तरह से बच्चे को, आज तुमको ये कर लेना, आज ये कर लेना, आज ये कर लेना है। 2 साल बच्चे को उसने ऐसी हिदायत दी, पहली बार में बच्चा IIT निकला, अमेरिका पहुंचा और आज साइंटिस्ट है। तो सूरत हाल ऐसे बदलेगी। तो आप कभी भी ये फिक्र ना करें कि आप नहीं पढ़ें, आपको उतना नॉलेज नहीं है, उतना इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। जिम्मेदारी का एहसास अपने करके आपको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। देखिए, अल्टीमेटली बच्चे एक बार जब ट्रैक से अलग हट जाते हैं, कल मैं बता रहा था बच्चों को और आपको भी बताना चाहता हूँ, आपकी भी ख्वाहिश होती है कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, ख्वाहिश आपकी होती है कि आपका बच्चा इंजीनियर बने, IAS ऑफिसर बने। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो ख्वाहिश आप उसके लिए पालते हैं उसके लिए कितना मुश्किल राह है वो? और आप जानते हैं जब राह मुश्किल होती है, अकेला तय नहीं सफ़र होता है, तो उसमें किसी न किसी के साथ की ज़रूरत तो पड़ती है ना। अब आप बताइए, आपने ख्वाहिश किया कि आपका बच्चा डॉक्टर बने। आपको मालूम है डॉक्टर बनने के लिए कितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, कितनी सीट होती है? 90,000 सीट होती है पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर बनने के लिए। और उस 90,000 सीट के लिए कितने बच्चे बैठते हैं? 18.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। अब आप बताइए कि इतनी बड़ी मंजिल क्या आपका बच्चा अकेले तय कर सकता है? कतई नहीं, आपको खड़ा होना ही पड़ेगा।
एक अच्छा इंजीनियर बनना है, 11,500 सीट्स हैं आईआईटी में। कितने बच्चे एग्जाम में बैठते हैं? 6.5 लाख। आईएएस बनना है, 1100, 750, 900 सीट्स आती हैं सिविल सर्विसेज में, बच्चे बैठते हैं 28 लाख। सोचें, इतना बड़ा टारगेट जो आप उसको देना चाहते हैं, वो अकेले उसके दम पे नहीं होगा। उसके लिए आपको कमर कसना ही पड़ेगा, उसके साथ आपको लगना ही पड़ेगा, वरना ये सफ़र उससे अकेले तय नहीं होगा। अब वो ज़माना नहीं रह गया जो आप ये कह के निकल जाएं कि आपने एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा ट्यूशन, एक अच्छी किताब दिला दी। ऐसे बहुत सारे गार्जियन करते हैं। मेरे साथ एक टीचर काम करते हैं, देखिए कैसे डिवोशंस तो आप महसूस करें। मेरे साथ एक टीचर हैं दिनेश प्रताप सिंह, दिल्ली में आजकल जॉब कर रहे हैं। उनकी बिटिया 8th क्लास में है, टेबल टेनिस में स्टेट में उसने गोल्ड मेडल लिया है। ओलंपिक की तैयारी करने के लिए दिनेश प्रताप आजकल दिल्ली में, उनकी वाइफ ने बैग पैक किया है, पिछले 8 महीने से अपनी बेटी के साथ कलकत्ता में किराए के मकान में रह के उसके साथ ट्रेनिंग करवा रही हैं। यह है डिवोशन। तो इस लेवल तक आपको पहुंचना है। ये जितनी सारी दुनियादारी की चीज़ें, इससे टाइम बचाइए। रिश्तेदारी में जाना, इतने सारे महफिलों में जाना, रात रात भर के शब्बेदारी, इससे बचिए। थोड़ा सा इमाम को क्या चाहिए, कभी हमने सोचा है क्या? असलाह उम्मत का, अभी रजब का महीना चल रहा है, कल मैंने मस्जिद में इशारा किया था, आपने सफ़र किया 28 रजब को। आप मुझे बताएं कि सफ़र करने में जब इमाम से पूछा गया कहाँ जा रहे हैं आप, तो आपने एक लफ्ज़ कहा था, असलाह उम्मत। उसी के लिए मैं सफ़र कर रहा हूँ। असलाह उम्मत का मतलब क्या? उम्मत कौन? हम ना, हमारे लिए सफ़र किया था। हमारी असलाह क्या? हमारे अंदर एजुकेशन, तरक्की, लीडरशिप क्वालिटीज़, आगे रहना, हर फील्ड में आगे बढ़ना, उसके लिए इमाम ने कुर्बानी दी है। इमाम ने नौज़ बिल्लाह कोई अपना ओहदा बढ़ाने के लिए कुर्बानी नहीं दी थी। उन्होंने इसलिए कुर्बानी दी थी कि आपकी असलाह हो, आप समझें, आप दुनिया की तरक्की के शाना बशाना चलें, दुनिया आपके पीछे चले, ना कि आप दुनिया से पीछे चलें। तो अगर ये ड्यूटी कहीं अगर आपसे पूरी नहीं हो रही है, तो आप ये मान के चलें कि फिर आपकी असलाह नहीं हो पाई। और आपकी असलाह के लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी, अपनी औलाद को लुटाया, उनको अपना घर सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ अपना तबाह करा लिया, प्यासे रहे, भूखे रहे। इन सारी तकलीफ़ों के बावजूद अगर आपके अंदर तरक्की नहीं आए, तो मैं फिर कह रहा हूँ और बहुत बार कह चुका हूँ कि रोज़े आशूर इमाम को उतनी तकलीफ़ नहीं होती होगी या नहीं हुई होगी जितना आपको तरक्की से दूर देख के इमाम को होती होगी। ये मेरा अकीदा है, क्योंकि कुर्बानी आपके लिए दी गई है, इस्लाह आपकी होनी है, तरक्की का राह आपको, तरक्की की राह आपको दिखाने के लिए इमाम ने ये सब सारी कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये हमको अपनी ज़िम्मेदारी के तौर पे सोचना है। ये बताइए, दुआए फ़रज में हम लोग कितनी बार अल अजल अस्सा, अभी आइए, फ़ौरन आ जाइए, अभी आइए, नहीं अभी आ ही जाइए, यही तो दुआ करते हैं। कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, हम किसी आम आदमी को घर में मेहमान बुलाते हैं और तैयारी अगर नहीं होती है, बेडशीट नहीं लगा होता है, घर की सफाई नहीं होती है, खाना ठीक नहीं पका होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसका आना 1-2 घंटे टल जाए ताकि हम सारी तैयारी कर लें। एक आम आदमी के लिए हम अपनी तैयारी को इस तरह से चेक करते हैं, और हम किसको दावत दे रहे हैं और अपनी तैयारी पे हमारी निगाह नहीं है। हमने ये सोचा ही नहीं कि कल को अगर इमाम आवाज़ लगाएंगे मुझे एक साइंटिस्ट चाहिए अपनी फ़ौज के लिए, तो क्या हमने कोई साइंटिस्ट अपने घर में पैदा किया है या नहीं किया है? एक इकनॉमिस्ट चाहिए, एक प्रोफेसर चाहिए, एक थिंकर चाहिए, एक लॉ का जानकार इमाम को चाहिए। क्या हमने वो चीज़ अपने फैमिली में डेवलप किया है या नहीं किया है? नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद भी कितने फ़ख्र से और कितनी कॉन्फिडेंस से हम आवाज़ लगाते हैं, नहीं अभी आ ही जाइए आप। तो इस पर भी हमको सोचना है। वक्त की कमी है, वक्त का ध्यान रखते हुए दुनिया बहुत आगे निकल रही है, बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं। बच्चे 9th 8th में रह के 11th क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं, 10th में रह के 12th का बच्चा सिलेबस पढ़ जाता है। उनकी माएँ, मैं तो दिल्ली में मिलता हूँ, मुझे तो इतनी हैरत होती है
इतनी ज़्यादा आज के पेरेंट पे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है, बिलीव मी। ये हालत है, मैं एक एम्स के डॉक्टर से मिला हूँ बॉम्बे में, डॉक्टर तनु सिंघल, मेरठ से ही हैं लेकिन अभी बॉम्बे में रहती हैं। अब आप महसूस करें, 2 साल उस लेडी ने अपने बच्चे को आईआईटी की प्रिपरेशन कराने के लिए अपनी प्रैक्टिस, जो हर दिन लेडी 50,000 की उसकी प्रैक्टिस थी कोकिला बेन हॉस्पिटल में, 2 साल अपनी प्रैक्टिस बंद कर दिया। 50,000 मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, पर डे 15 लाख रुपए जिसकी तनख्वाह हो पर महीने की, 2 साल उसने अपनी सारी चीज़ बंद करके अपने बच्चे को पढ़ाने के पीछे दिन रात उसके साथ घर में बैठी है वो। नतीजा, पहले अटेम्प्ट में 28th रैंक आईआईटी में। तो ये कुर्बानी जब तक आप देंगे नहीं ना, कोई दूर की रिश्तेदारी में शादी हो रही, ना जाएं आप, आपके साथ आपका बच्चा जाएगा, उसका स्कूल छूटेगा, उसका होमवर्क छूटेगा, उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक होगी, उसके एग्ज़ाम की तैयारी ब्रेक होगी, उसके अंदर का हौसला पस्त होगा। इन सब चीज़ों से बचना है आपको। जब तक आपका बच्चा एक परफेक्ट रास्ते पे नहीं पहुंच जा रहा है, इन चीज़ों में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने आप को कट ऑफ कीजिए, इसमें कमी लाइए। घर पे आस पड़ोस के लोगों को बुला के ज़्यादा बिठाने की कोशिश ना करें आप। जहाँ बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे उन चीज़ों से बचें। मुझे बताइए, अगर घर में देखें, इबादत किसे कहेंगे आप? कुरान में जिसका हुक्म दिया गया, रसूलुल्लाह ने जो कुछ करने के लिए कह दिया, वही तो इबादत है ना। रसूलुल्लाह ने क्या आपको फरमाया? इल्म हासिल करो, ये फ़र्ज़ है आप पे, इल्म हासिल करो, चाहे आपको चीन तक का सफ़र तय करना हो। तो आप मुझे बताएं, इल्म हासिल करना या इल्म हासिल करने में मदद करना, ये भी इबादत है या नहीं है? लेकिन ये समझ हमारे अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप हदीस किस्सा पढ़ना इबादत समझते हैं, आप कुरान की तिलावत करना इबादत समझते हैं, नमाज पढ़ना आप इबादत समझते हैं। तो जिस वक्त कुरान घर में पढ़ा जा रहा होगा, हदीस किस्सा पढ़ी जा रही होगी, नमाज पढ़ी जा रही होगी, आप टीवी नहीं खोलते हैं, आप मोबाइल उस वक्त नहीं चलाते हैं, नहीं ऑन करते हैं। लेकिन अगर आपको ये भी एहसास हो जाए कि पढ़ना और पढ़ने में मदद करना भी इबादत है, जब तक ये एहसास नहीं आएगा, पढ़ने के टाइम आप टीवी चला रहे होंगे, आप मोबाइल ओपन करके मोबाइल देख रहे होंगे। तो ये एहसास भी हमें लाना है कि अगर मेरा बच्चा स्कूल की किताब पढ़ रहा है, इसका मतलब वो इबादत ही कर रहा है, इबादत कर रहा है वो। तो हमें टीवी नहीं खोलना है, हमें वहाँ बैठ के बात नहीं करना है, हमें मोबाइल नहीं वहाँ देखना है। वो इबादत का एक काम है। जब तक इस तरह का जज्बा, इस तरह की सोच आप अपने अंदर नहीं लाएंगे, तब्दीली नहीं आएगी। कौमें बदल रही हैं, दुनिया बदल रही है, लोग आगे निकल रहे हैं, तरक्की के नए नए रास्ते खुल के दुनिया के सामने आ रहे हैं, लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, कहाँ कहाँ दुनिया जा रही है, नई नई चीज़ें आविष्कार कर रही है। हम अभी भी ट्रेडिशनल चीज़ों में फंसे हुए हैं, पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, कहीं दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। अभी कल ही मुझे मस्जिद में एक बच्चा मिला, आपके यहाँ का, यहाँ जलालपुर का, आईआईटी धनबाद में उसने बीटेक वहाँ से कंप्यूटर्स इन मैथमेटिक्स इन कंप्यूटिंग में बीटेक किया है। जब उस बच्चे ने बताया तो मेरी बात वहाँ और मजबूत हुई। सोचें कि जिस कॉलेज में 4,000 बच्चे पढ़ते हो, वहाँ एक तनहा शिया बच्चा हो, कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। लेकिन क्या सिर्फ इस पर शर्म ही करना है, या इस बीमारी से हमें बाहर भी निकलना है? और इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन, हमारी हिस्सेदारी क्या है, ये भी हमें समझना है। जब तक उस हिस्सेदारी को समझ के हम प्रैक्टिकली नहीं लगेंगे, आप ये जान लें कि आपका बच्चा अकेले अपने दम पे एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर सकता जब तक आप नहीं खड़े होंगे। जब तक आप खुद उसके साथ नहीं लगेंगे, एंट्रेंस किसी भी हाल में वो क्वालिफाई नहीं कर सकता है। मेहदी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आप पूछें जो लखनऊ में जो अच्छी फैमिली के बच्चे आते होंगे, वहाँ उनके यहाँ एडमिशन लेने के लिए उनके माँ बाप भी आते होंगे, बीच बीच में आके इनसे मिलते होंगे, सर सिलेबस कहाँ चल रहा है, सर बच्चे का टेस्ट में रिकॉर्ड क्या आ रहा है, कैसे आगे जा रहा है बच्चा, किस सब्जेक्ट में पीछे जा रहा है, क्यों जा रहा है, सर ये चैप्टर उसको पढ़ा दीजिए, इस चैप्टर में ये क्वेश्चन नहीं आया, ये करा दिए, ये सारी चीज़ें आती होंगी। लेकिन हम कभी इन चीज़ों पर नहीं जाते। हमें लगना पड़ेगा, बगैर लगे रिजल्ट नहीं आएगा, ये हमें समझ लेना। दुनिया कंपटीशन इतना टफ हो रहा है, आने वाले टाइम में और चैलेंजेस बढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे नौकरियां कम हो रही हैं, तादाद बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस लिहाज से चीज़ें कम हो रही हैं। इसका मतलब आगे वही बढ़ेगा जिसके अंदर लियाकत होगी। एक बड़ी अच्छी बात बताई जाती है, सर्वाइवल आपको करना है तो आपको फिटेस्ट बनना पड़ेगा। जब तक आप फिटेस्ट नहीं बनेंगे, अपने आप को समाज के लायक, वक्त के लायक अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, दुनिया आपको कुचल के रौंद के निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो ये सब चीज़ें आप करें। छोटी क्लास से 8-9 से बच्चों को राग़िब करें एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरफ। मैं कह रहा हूँ अपने सोशल इंगेजमेंट्स में कटिंग करें, सोशल इंगेजमेंट में कटिंग करें। बच्चों की डाइट का ख़ास ख्याल रखें, खान पान उनका अच्छा होना चाहिए। 2 घंटे खेलने पे बच्चों को आमादा करें। खेलने का मतलब मोबाइल गेम नहीं, साइकिलिंग करवाएं, फुटबॉल खिलवाएं। इससे भी बच्चों की सेहत और थिंकिंग स्किल और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्पोर्ट्स खेलने से बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो इसको भी कराने की आपको कोशिश करना है। नए नए जो चीज़ें, जो नई नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, उस पर भी आपको निगाह रखना है। जैसे आप किसी शहर में जाते हैं तो आप ज़ियारतगाह ढूंढती हैं। लखनऊ गए तो हज़रत अब्बास का रोज़ा कहाँ जाके घूमा और देख के ज़ियारत करके आए। एक नई बात आपको बता रहा हूँ, किसी शहर में जाएं, जैसे ज़ियारतगाह आप ढूंढती हैं, अगर आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है तो वहाँ मेडिकल कॉलेज भी ढूंढिए। एक बार मेडिकल कॉलेज की ज़ियारत कराइए। मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ जो उसको समझने की कोशिश करें। वहाँ उसको ले जाइए, वहाँ भी ले जाना इबादत है, क्योंकि वहाँ से उसकी राह अच्छी बनने वाली है। वो एक नेक इंसान बनने वाला है, एक ऐसा बनने वाला है इंसान जिससे कि वो कौम की, इंसानियत की खिदमत करने वाला है, इबादत का काम अंजाम देने वाला है। तो अगर इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ले जाइए, बच्चों को घुमाइए। मैं अभी अहमदाबाद गया था। अहमदाबाद में एमबीए का सबसे, मैनेजमेंट का सबसे अच्छा कॉलेज है आईआईएम अहमदाबाद। जब मैं अहमदाबाद गया तो मैंने पहले से टाइम टेबल अपना लिखा हुआ था कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है। तो उसमें मेरा एक नोट था कि मुझे आईआईएम अहमदाबाद भी अपने बच्चों को ले जाके घुमाना है। मेरा एक बच्चा तीसरी क्लास में, बिटिया हमारी 8 क्लास में, दोनों को मैंने आईआईएम अहमदाबाद ले जाके घुमाया। तो आप भी ये सब चीज़ें आदत में आपको डालना है। जैसे आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है, जलालपुर में कोई ऐसी फैमिली जिसको आप जानती हो, या कोई बाहर से आया हो, उसने डॉक्टरी का कोर्स किया हो, अपने बच्चे को उस बच्चे से मिलाएं, ताकि आपके बच्चे को जानकारी मिले, कुछ उसको लगे कि जब ये आदमी, ये बच्चा, ये लड़की अगर एमबीबीएस कर सकती है, डॉक्टर इंजीनियर बन सकती है, तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो ये एहसास आपको दिलाना है। तो इन चीज़ों को एक प्लानिंग के तौर पे आपको लेके चलना है। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लेके चलेंगे, टाइम टेबल प्रॉपर बनवाएंगे, कोशिश करेंगे। बच्चा सब्जेक्ट से भागने की कोशिश करता है, उसके पीछे आपको लगना है। मैं कल भी अपना एग्ज़ाम्पल दे रहा था, आज फिर से आपको बता रहा हूँ। मैं जब घर पे होता हूँ और दिन भर ऑफिस से जब मैं आता हूँ घर पे शाम में, और मैं अपने दोनों बच्चों को देखता हूँ कि मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, तो मैं टेबल पे खुद से चेयर पे लेकर के किताब खोल के बैठ जाता हूँ, और आधे घंटे में उनको बोलता नहीं, मैं खुद पढ़ता हूँ। आधे घंटे के बाद देखता हूँ कि दोनों बच्चे किताब खोल के मेरे पास बैठे होते हैं। तो बोलने से काम नहीं होगा, प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा। अखबार लेके बैठ जाएं घर में, तहफ़तुल अवाम लेके बैठ जाएं, कुरान लेके बैठ जाएं, हदीस की किताब लेके बैठ जाएं। घर पे पढ़ने का माहौल बनाएं। आप मोबाइल देखेंगे, उसको बोलेंगे पढ़ने के लिए, माहौल क्रिएट नहीं होगा, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। आप टीवी ऑन करेंगे, उसे कहेंगे पढ़ने के लिए, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। तो इन चीज़ों को अपने ज़िंदगी में आपको उतारना है। छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन बहुत बड़ी तब्दीली आपकी ज़िंदगी में लाएंगी। कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि, और जहाँ तक फ़ीस का सवाल है, कभी भी, अभी बहुत सारे एनजीओज़, बहुत सारे लोग कौम में ऐसे खड़े हो रहे हैं जो आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं आज यहाँ कह के आपको जा रहा हूँ, मेहदी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, कोई भी बच्चा आपके यहाँ से अगर एमबीबीएस का कोर्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करे, उसकी फ़ीस अगर आप एफ़र्ट नहीं कर पाएँ, आप मुझे कनेक्ट कीजिए, मैं फ़ीस एफ़र्ट करवाऊँगा। इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है, फ़ीस अगर आप एफ़र्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग मिलके उसको कहीं ना कहीं से करेंगे। लोग बहुत खड़े हैं आज की डेट में। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग के लिए जो बच्चा हो, मेडिकल कॉलेज, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा हो, आप मुझे बताएं, जो एमसीए कर रहा हो, लॉ कर रहा हो, गवर्नमेंट कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से। ऐसे बच्चों की फ़ीस पे करने के लिए लोग तैयार खड़े हैं। प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए कोई तैयार नहीं होता है, धक्का लगा के पढ़ने वालों के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो आप अपने बच्चों को वहाँ तक पहुँचाएँ। सहूलत बहुत है, बिलीव मी। एक नहीं 10 लोगों को मैं खड़ा कर सकता हूँ जो आपके लिए सहूलत फराहम करा सकते हैं, और आपका बच्चा आराम से उस कोर्स को करके आगे निकल सकता है।
नए नए कोर्स आ रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ सोच रहे हैं 9th और 10th के 25 अच्छे बच्चों को लेकर के साल भर के लिए टेस्ट की तैयारी कराने के लिए इंशाल्लाह मेहदी साहब आप लोगों से बात करेंगे। अगर आपके बच्चे होंगे तो 2 से 3 हज़ार रुपये साल का खर्च होगा। खर्च करके इस तरह के टेस्ट से अभी से बच्चों को जोड़िए। जिस तरह का टेस्ट उसको 12th के बाद देना है, 11th के बाद देना है, अगर अभी 9th 8th में वो इस तरह के टेस्ट देने लगेगा तो ऐसे बच्चे बहुत आसानी से उस तरह का टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। मेहदी साहब से आप कनेक्ट हो और इस तरह के टेस्ट से अपने बच्चों को जोड़ें, टाइम टेबल अच्छा बनवाने की कोशिश करें। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ आप पूछिए। जी बताएं, कोई सवाल अगर आपका हो तो बताएं आप लोग। मेहदी साहब कोई सवाल इन लोगों का बेझिझक आप पूछें। जी आपका बच्चा किस क्लास में है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं आप पहले आपसे पूछ रहा हूँ। जी बैठ के बात कीजिए। LKG में है। कितने बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके? एक है। तो क्या प्लान करती हैं आप उसके लिए? LKG में तो अभी LKG में कैसे उसके साथ आप लगती हैं? स्कूल से आने के बाद कुछ होमवर्क वगैरह में आप उसका हाथ बटाती हैं? और PTM में जाती हैं आप रेगुलर? किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रहा है वो? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सेटिस्फेक्शन होता है? मैथ साइंस अच्छा करता है? अच्छा करता है ना? मैथ में आगे बढ़ाइए। मैथ में बस उसका इंटरेस्ट मैथ में ज़रूर रखिएगा। आने वाले टाइम में मैथ्स ही की डिमांड होगी। मैथ्स इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिमांडेबल सब्जेक्ट होगा। टाइम टेबल खुद से बना लेता है, बैठ जाता है कि आपको कहना पड़ता है? कहना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप शफकत का हाथ उस पर फेर के सारा काम छोड़ के मैं कह रहा हूँ 2 रोटी कम खा लीजिए। खाना जहाँ आपको 8 बजे खाना 10 बजे रात में खा लीजिए, लेकिन उसके पढ़ने का टाइम मिस मत कराइएगा। तो अभी से आप लगिए, इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। जी आपका बच्चा किस क्लास में है? बैठ के बात करें प्लीज़। UKG में। कितने बच्चे हैं आपको? एक है। स्कूल में PTM में जाती हैं आप? कैसा चल रहा है अभी वो? कहीं कोई परेशानी तो नहीं महसूस होती है? सारी चीज़ें कर लेता है? स्कूल के एग्ज़ाम में नंबर अच्छे लाता है? जी स्कूल जाने में ज़रा भी कोताही तो नहीं करता है? जी आप स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट हैं? बैठे हैं आप। मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ। जी आपका बच्चा किस क्लास में है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो 10th वाला, और ये कैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं घर पे? टाइम टेबल मेंटेन करते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं आती है? तो क्या सोचा है इन बच्चों के बारे में आपने? जी नीट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नीट की कैसे तैयारी करते हैं आपको पता है? नीट का एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है आपको मालूम है? 720 नंबर का एग्ज़ाम होता है। और स्कूल में 180 मिनट में 3 घंटे में 30 क्वेश्चन आते हैं। 180 मिनट में 30 क्वेश्चन। लेकिन नीट में 180 मिनट में 180 क्वेश्चन, यानी 200 मिनट में 200 क्वेश्चन आते हैं। तो बड़ा अलग एग्ज़ाम है ये। तो बहुत पहले से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो अभी से बच्चे को एकदम अच्छे से हौसला अफजाई करके 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद इमीडिएट 11th से आप उसको तैयार कराना शुरू कीजिएगा। और याद रखिएगा 2 साल आपको बहुत बड़ी कुर्बानी देनी है। कुर्बानी इन सेंस आसपास के लोगों, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि कट ऑफ हो जाना है समाज से। घर पे भीड़ नहीं बढ़ानी है, ज़्यादा रिश्तेदारियों में जाना नहीं है आपको, ज़्यादा रसूमात में, मजहबी काम करे रसूमात में ज़्यादा नहीं लगाना है उसको। 2 साल तैयारी कराइए इंशाल्लाह अच्छे से। और किसी भी तरह की कोई भी नीड हो, मेहदी साहब हैं, आप इन लोगों से बात करें, आप मिलजुल के इंशाल्लाह इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जी आप क्या कर रहे हैं बच्चे आपके? क्या क्या कराना चाहती हैं दोनों को? कराइए, कोई दिक्कत नहीं। और छठे वाले को? पढ़ती है, अच्छे से कर रही है। 5वीं क्लास में स्कूल वगैरह में कोई रैंक आती है उसकी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसको आप कोशिश करें कि अब उसको मोटिवेट करेंगे 5वीं से चौथी तीसरे रैंक पे आए, है ना। जितना बच्चे आगे रहते हैं ना उतना ही उनके अंदर पैशन रहता है। और जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं कि बेटा है वो? बेटा है। जी तो हाँ मैंने बात किया था उससे, तो हाँ बात हो गई है उससे, वो करेगा वो इंशाल्लाह। जी आप बताएं आपके कितने बच्चे हैं? एक बच्ची है। क्या कर रही है अभी? 8वीं में पढ़ती है। आगे क्या सोचा है आपने? लेकिन कुछ उसको काउंसलिंग कराइए। लोग जो पढ़े लिखे लोग जैसे आपके यहाँ के हैं,
जैसे मेहदी साहब हैं और जो टीचर्स हैं, इनसे मिलवाइए एक बार। और पहले जितना पहले रास्ता डिसाइड करेगी ना, उतनी ही आसानी उसको होगी। एकदम इमीडिएट 12th के बाद उसको डिसाइड नहीं करना है, डिसाइड अभी करना और अभी से कोशिश करना है। जी, आपके कितने बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं बच्चे आपके? अच्छा अच्छा, आपके साथ हैं। जी 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 जी। तो आप, जी आप बताएं सर। आपसे बात कर रहा हूँ, ग्रीन जी। कितने बच्चे हैं सर आपके? जी, क्या कर रहे हैं तीनों? जी, तो क्या प्लान क्या कर रहे हैं आप तीनों के लिए? जी, क्यों वीक चल रही है बच्ची? नहीं, वो तो पता करना पड़ेगा सर। बच्ची आपकी है, घर में आप साथ रहते हैं, ये तो कह के, यही तो मैं कह रहा था आपको। ये कहने से कुछ नहीं होगा सिवाय ये कि आप खसारे में जाएं। दुनिया की हमको हर चीज़ पता होती है, मौसम की जानकारी हमको पता होती है, बजट में क्या आ गया वो हमको पता होता है, पड़ोस में क्या हो रहा है वो हमको पता होता है, सारी चीज़ें पता होती हैं। लेकिन अपने बच्चों के बारे में वो करना पड़ेगा। सर एक बार आप बेझिझक होके, मैं आपसे कह रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है ठीक नहीं कर रही है, उसके टीचर से बैठिए सर। बच्चे को मत ले जाएं, आप टीचर के पास जाएं, क्योंकि उसने पढ़ाया है उसको लगातार। 9th और 10th के टीचर से मिले, उसकी परेशानियों का आप एक बार ज़रूर जायज़ा लें कि क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं, एकदम करेक्ट कर सकते हैं। बस करेक्शन करने की ख्वाहिश हमारे अंदर होगी। आप मुझे बताएं, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ आपको। देखें, बच्चों को भी एग्जाम्पल दिया और आपको भी दे रहा हूँ। अगर आपका बच्चा कामयाब नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी जहन्नम से बदतर है, ये तो आप मानते हैं ना। उस वक्त लाइफ के बचे हुए टाइम को गुजारने में आपको जितनी परेशानी होगी ना, उससे कम परेशानी होगी अभी बच्चे को नीचे से ऊपर लाने में। तो अभी लगा लीजिए दम, कोशिश करके जो उसकी कमियां हैं उसको दूर करा के उसको ट्रैक पे लगा लीजिए, वरना यही बच्चे कल को आगे चल के कहीं ना कहीं लाइफ में। देखें, लड़कियों का पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज़रूरी है। समाज अभी भी नहीं बदला है। यहाँ औरतें ज़्यादा बैठी हुई हैं, मर्द कम है, लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। समाज आज भी ऐसा है कि कुचल के निकलने की कैपेसिटी उसकी आज भी बरकरार है। लड़का अगर कुछ भी नहीं करेगा, उसके हाथ में एक चीज़ है कि वो फावड़ा से मजदूरी करके 2 रुपए कमा के अपना पेट चला सकता है। लेकिन अगर किसी बच्ची पे शादी के बाद कोई बहुत ऑड सी सिचुएशन क्रिएट हो जाए और वो कैपेसिटी वाली बच्ची नहीं हो, तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो लड़कियों को तो और मजबूती से हमको खड़ा करना है। जब तक लड़कियां मजबूती से खड़ी नहीं होंगी, समाज नहीं बदलेगा। और साथ साथ कल भी मैंने कहा था जब यहाँ इल्म की मीटिंग हो रही थी, और आज आप लोगों से बोल रहा हूँ, एक सबसे बड़ी जो समाज की एक परेशानी पैदा हो रही है वो ये कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं, लड़के कम। कल जब यहाँ सेमिनार हुआ, लड़कियां बैठी हुई थी 60, लड़के थे 25। 35 का गैप तो मुझे यहीं दिख रहा था। अब आप सोचें, समाज का एक बहुत बड़ा एक ये जख्म एक बन रहा है कि पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए मैच नहीं मिल रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हम आप। हमें लड़कों को पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है। लड़कियों को तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, लड़कों को और ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करना है, ताकि जो लड़कियां अच्छे से पढ़ जाएं, उनके रिश्ते के लायक हमें बच्चे मिल पाएँ। जो ज़्यादा अच्छी लड़कियां पढ़ जाती हैं, उनके लिए मैच नहीं मिल पाता है, परेशानी होती है। इस पे भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें, अपने गिरीबान में झांकने की कोशिश करें कि इस काम को करने के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन जिम्मेदारियों की तरफ भी आपको निकाले जानी है। सर आपसे बात कर रहा हूँ, क्या करते हैं सर आपके बच्चे? सर प्लीज़ बैठ के ही बात करें, बैठ के बात करें। जी, कितने बच्चे हैं? छोटी, बहुत छोटी है। तो 10th वाले के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, नीट की कोचिंग कराएंगे ना, बच्चा भी अंदर से पैशन है। तो अच्छे से पढ़ाइए सर। अभी बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, तो आप 15 साल प्रीवियस बोर्ड के ना, जो 15 साल के पेपर होते हैं, वो कहीं बुक स्टोर से ख़रीद के लाइए, और प्रीवियस 15 साल का पेपर उसको बोलिए घर पे करने के लिए। उससे बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। तो इस पे आप कोशिश करें। जी सर, आप चश्मा वाला, आपसे बात कर रहा हूँ। जी, कितने बच्चे हैं सर आपके?
अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा बच्चा क्या कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करेगा आगे वो? जी 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 जी। तो एक तो 10th के लिए जैसे मैंने बताया कि पिछले 15 साल का बोर्ड का पेपर वाला जो किताब होता है वो उसको लेके दीजिए, ताकि वो पिछले साल के क्वेश्चंस वगैरह को रिवाइज करे, उससे बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी बात ये कि बड़े लड़के के लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कर रहा है वो अलग बात है, ईमानदारी से करता है कि नहीं ये तो आप देख पाएंगे ना। तो वो ईमानदारी से काम कर रहा है, बस तो ठीक है इंशाल्लाह। आप उसके साथ लगे रहिएगा, बस उसकी हौसला अफजाई कीजिएगा कि बेटा आप बड़ी मेहनत ईमानदारी से कर रहे हो, इससे चीज़ें बदलेंगी इंशाल्लाह। जी सर, सबसे पीछे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, सबसे पीछे। जी सर, कितने बच्चे हैं आपके? क्या करता है बच्चा? अच्छा, तो अच्छे से स्कूल वगैरह जाते हैं पीटीएम में? आप पीटीएम में ज़रूर जाया कीजिए सर, है ना। और बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी पे भी ध्यान रखिए, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा बच्चा पढ़ पा रहा है उस पर भी आप ध्यान रखिए। बाकी इन लोगों से मुलाकात तो हमारी हो ही रही है, इंशाल्लाह इनके घर ही मैं अभी मैं हाज़िर हूँ, इन लोगों से मेरी बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। कोशिश करते हैं मिल के इंशाल्लाह, और इमाम ज़माना के वसीले से दुआ करते हैं कि मुझे वो वक्त याद आता है कि जब जनाब हुर इमाम हुसैन की खिदमत में आए और बड़े यानी शर्मिंदगी के साथ आए, और कदमों में आप गिरे और आपने कहा कि अगर हमारा गुनाह लायक़े माफ़ी हो तो आप मुझे माफ़ करें। तो इमाम ने जनाब हुर का बाजू थामा था, और ऐसा बाजू थामा कि एक कामयाबी की राह पे लगा दिया आपको। जनाब हुर अलैहिस्सलाम बन गए, बाजू थामना। तो फिर से बस इमाम, दोनों इमाम के वसीले से हम दुआ करते हैं कि इमाम ज़माना हमारे बच्चों का बाजू वैसी थाम ले, और ऐसा थामे कि वो कामयाबी के रास्ते पर लग जाएं। तो वसीला बनाइए, जहाँ इमाम से उनके ज़हूर की दुआ किया कीजिए, वहाँ इमाम से ये भी दुआ कीजिए कि हमारे बच्चों का बाजू थाम लें आप, और ऐसा थामें कि हमारे बच्चे कामयाबी के रास्ते पर जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। बहुत खुशी हासिल हो रही है कि हमने जैसे इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ किया, सब ने शामिल होकर हमारी हौसला अफजाई की, और जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हम उसका अपनी संस्था इस्लामिक लर्निंग मूवमेंट की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं।